ब्यासी ऋषिकेश से निकलने के बाद कई जगह आपको ऐसी पानी की धाराएं बहती मिलेंगी जो आसपास रहने वाले लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। ब्यासी कैंप से निकलते ही हमने सबसे पहले पानी की बोतलें भरी। हम घर से ही कई खाली बॉटल्स लेकर चले थे जिन्हें हम ऐसी जगहों से रिफिल करते जा रहे थे। वैसे मैं आपको इस एपिसोड में लेकर चल रही हूँ उन प्रमुख जगहों पर जो ऋषिकेश से बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले हाईवे पर आती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है देवप्रयाग। एक घंटे की ड्राइव के बाद हम देवप्रयाग पहुंचे। हमें किसी ने बताया संगम का नज़ारा जहां ठंडा बेचने वाले खड़े हैं ठीक उसके सामने से दिख जाएगा। तो जैसे ही तिराहा पार किया हमें हाईवे पर ही वो पॉइंट मिल गया। वैसे तो आप नीचे भी जा सकते हैं पर उसके लिए रास्ता अलग है। नमस्कार, ट्रैवल विद अंकिता में मैं इस बार आपको लेकर जा रही हूँ एक बेहद ही खूबसूरत सफ़र में। वैसे मैं हूँ ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पे, लेकिन मैं 4 धाम यात्रा करने के लिए नहीं जा रही हूँ, लेकिन एक बेहद ही खूबसूरत सफ़र है जिसका पहला पड़ाव जो है वो है देवप्रयाग। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 2 नदियों का संगम हो रहा है। नदियाँ भागीरथी जो कि गोमुख से आ रही है, मेरे पीछे में इस तरफ से आ रही है, और साथ ही में जो दूसरी नदी है वो है अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ की तरफ से आती है, वो आ रही है सामने से। और यहाँ पर जब दोनों नदियों का संगम होता है उसके बाद ये दोनों मिलकर यहाँ से आगे जब बढ़ती है तो गंगा के नाम से जानी जाती हैं। गंगा जी इसके आगे से बहती हैं और फिर आगे आपको ऋषिकेश हरिद्वार में मिलेंगी। तो हम हैं देवभूमि में जहाँ से एक बेहद ही खूबसूरत सफ़र की शुरुआत हुई है, यानी कि देवप्रयाग से शुरुआत हुई है। और आगे हम कहाँ जाने वाले हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा सस्पेंस अभी बरकरार रखूँगी। तो चलिए मेरे साथ, क्योंकि वक्त जो है जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है ट्रैफिक भी बढ़ता जाएगा। चलिए मेरे साथ विदाउट एनी डिले। हम जल्द ही देवप्रयाग से निकले क्योंकि हमें श्रीनगर में लगने वाले जाम से बचना था। वैसे ट्रैफिक पुलिस वहां के चप्पे चप्पे पर खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी। वहां से निकलते ही हम नाश्ते के लिए रुके। अलकनंदा नदी के किनारे एक ढाबा दिखा जहां से नदी का व्यू बेहद सुंदर था। हम बस वहीं नाश्ता करने बैठ गए। वैसे वहां का एक पराठा भी काफी था। नाश्ता करने के साथ ही हम अगली मंजिल के लिए निकल पड़े। यहाँ से धारी देवी मंदिर लगभग 3 किलोमीटर दूर था। यही हमारा अगला पड़ाव था। आप इस रास्ते पर हों तो 4 धाम की प्रोटेक्टर मानी जाने वाली माँ धारी देवी के दर्शन करने जरूर आएं। मंदिर जाने के लिए अपनी गाड़ी को पहले ही जगह देकर सड़क किनारे पार्क कर दें। थोड़ी देर चलने के बाद आपको नीचे अलकनंदा नदी के बीच में मंदिर दिखाई देगा और यहीं से थोड़ी दूरी पर मंदिर का द्वार, जहां से लगभग 1 किलोमीटर नीचे उतरना होता है। मंदिर से पहले कई दुकानें हैं जहां पर पूजा का सामान, चाय पानी की दुकानें और सोवेनियर गिफ्ट खरीद सकते हैं। जूते चप्पलें आप या तो किसी दुकान पर या फिर जूता घर में उतार सकते हैं। मैं भी प्रसाद लेकर मंदिर के रास्ते चल पड़ी। चलते समय दोनों तरफ नदी का घाट नजर आ रहा था जहां लोग मौजूद थे।
नदी में स्टीमर भी चल रहा था जिस पर टूरिस्ट सवार थे। मां धारी देवी को उत्तराखंड और चार धाम की रक्षा करने वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 2013 में आई आपदा से ठीक पहले मां की मूर्ति को उनके स्थान से शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद केदारनाथ में बाढ़ आई। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर मां की प्रतिमा को छत से ढका नहीं गया। ऐसा भी कहा जाता है कि दिन के 4 में से 3 प्रहर में मां के भिन्न भिन्न रूप देखने को मिलते हैं। मैं दोपहर के वक्त मंदिर में पहुंची थी। उस वक्त मां एक संपूर्ण नारी के रूप में विराजमान थे। दर्शन के समय आप कैमरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नियम अब लगभग हर मंदिर में लागू है। बद्रीनाथ मार्ग पर जब आप आते हैं तो एक बेहद ही खास जगह है धारी देवी का मंदिर। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ माँ धारी देवी के दर्शन करने ज़रूर आएं। दरअसल कहा जाता है कि माँ धारी देवी जो हैं वो प्रोटेक्टर हैं उत्तराखंड की चार धाम की। ये मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर धारी देवी के रूप में जो माँ को पूजा जाता है, वहाँ उनका ऊपरी हिस्सा रखा गया है, उनका ऊपरी हिस्सा पूजा जाता है, जबकि जो निचला हिस्सा है वो काली मठ में पूजा जाता है और वहाँ पर उन्हें माँ काली के रूप में देखा जाता है। तो जो इस मार्ग पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप ज़रूर आए, उन्हें मिस नहीं करें। धारी देवी का जो मंदिर है वो 108 शक्तिपीठों में गिना जाता है। धारी देवी में दर्शन के बाद हमारे रास्ते आने वाला था रुद्रप्रयाग। तो हम जो है अब बद्रीनाथ हाईवे को छोड़कर रुद्रप्रयाग बाईपास रोड पर आ गए हैं। दरअसल जो वो रास्ता था, वो जो हाईवे था, वो एक तरफ जाता है बद्रीनाथ को और दूसरी तरफ जाता है केदारनाथ को, यानी कि वो इसी हाईवे से आगे जाकर मिलता है, लेकिन वो रुद्रप्रयाग के अंदर से होता हुआ जाता है। रुद्रप्रयाग दरअसल संगम है यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पीछे एक तरफ पूरा रुद्रप्रयाग आपको दिखाई दे रहा है और नीचे जो है वो 2 नदियों का संगम है। जो मेरे बिल्कुल सामने जो हरा सा रंग दिखाई दे रहा है, दरअसल वो है मंदाकिनी नदी जो कि आ रही है केदारनाथ से, और जो एक मिट्टी से जो रंग का पानी दिखाई दे रहा है वो है अलकनंदा का और वो आ रही है बद्रीनाथ से। 5 संगम कहे जाते हैं अलकनंदा नदी के, जिनमें से एक देवप्रयाग है, दूसरा रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, नंदप्रयाग है और सोनप्रयाग है। हमने आपको पहला और दूसरा दिखा दिया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि गर्मी में जो दिल्ली नोएडा की गर्मी है, उसकी गर्मी और यहाँ की गर्मी में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। बहुत गर्मी है और ये ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है कि जून के महीने में भी हमें काफ़ी गर्मी यहाँ पर महसूस हो रही है। ठंडक नहीं है जिसकी तलाश में हम पहाड़ों पर आए हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और इस पूरे सफ़र को हम आपके साथ मिलकर पूरा करेंगे। चलिए मेरे साथ। रुद्रप्रयाग के बाद से हमारे साथ साथ मंदाकिनी नदी बह रही थी और इसी नदी के किनारे बसा है अगस्त्य मुनि। यहाँ पर स्थित है ऋषि अगस्त्य का मंदिर, जहाँ वे स्वयं तपस्या किया करते थे। यहाँ एंटर करते ही पेंटेड दीवारें दिखेंगी। रास्ते बेहद साफ और एक बात जो मैंने नोट की कि गाड़ियाँ सलीके से एक किनारे पार की गई थी। अगस्त्य मुनि और फाटा ये 2 जगह हैं जहां से पवन हंस की हेलीकॉप्टर सेवाएं केदारनाथ के लिए उपलब्ध हैं।
जी हाँ, अभी तक हम केदारनाथ वाले हाईवे पर थे, जिसे अब छोड़कर हम ऊखीमठ की तरफ मुड़ गए। अब रास्ता चौड़े से संकरा हो चुका था और कई जगह से टूटा भी हुआ था। खैर, हम अपनी मंजिल मस्तूरा गांव पहुंचने वाले थे। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी वो होम स्टे जहां हम चौपता तुंगनाथ जाने के लिए रुके थे। कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब, ट्रैवल विद अंकिता।